नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि अरस्तू कौन था और अरस्तू के क्या विचार थे। उसने ऐसी कौन सी बातें कह दी थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा पश्चिम आज तक उसे इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता है। देखिए, अरस्तू ने लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित अपने ज्ञान दिए थे, अपने विचारों को रखा था। इसने अपने पूरे जीवन में लगभग 400 किताबें लिखी थी और 400 किताबों में जीवन का कोई भी पक्ष छूटा नहीं था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में इसने अपनी जानकारी दी थी। पर इसकी प्रसिद्धि तब हुई जब इसकी रचना जो पॉलिटिक्स है वो प्रकाशित हुआ। ऐसा माना जाता है कि उस समय इसने 158 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और उससे जो नवनीत निकला, जो मक्खन निकला, उसको इसने संकलित किया और उस किताब का नाम रखा पॉलिटिक्स। ये राजनीति पर लिखा गया किताब था और जब वो किताब प्रकाशित हुआ तो अरस्तू के नाम का डंका बजने लगा एकदम से। उसी से उसकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हुई। अरस्तू के अगर जीवन के बारे में समझना है तो 3 स्थानों का ध्यान में रखना है। एक स्टेगिरा, मकदूनिया का तट, दूसरा है एथेंस और तीसरा है एशिया माइनर, जिसको हम लोग ईरान कहते हैं। अरस्तू 384 ईस्वी पूर्व में ये पैदा हुआ और कहाँ पैदा हुआ? मकदूनिया के तट पर एक छोटा सा स्थान है स्टेगिरा, वहाँ पर यह पैदा हुआ। इसके पिता शाही चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे, राज दरबार में वहाँ पर रहते थे। जब अरस्तू 17 साल की उम्र में पहुंचा तो 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इसने प्लेटो का बहुत ज़्यादा नाम सुना। उसके बुद्धिमत्ता के बारे में इतना सुना कि उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और ये यहाँ से स्टेगिरा से, जहाँ पर ये पैदा हुआ था, वहाँ से चला गया ये एथेंस में। और एथेंस में पहुँचने के बाद इसने प्लेटो के जो विद्यालय था उस प्लेटो के विद्यालय में इसने एडमिशन लिया और अगले 20 सालों तक, जब तक कि प्लेटो मर नहीं गया, तब तक भर वहाँ पर ये अध्ययन करता रहा। ये प्लेटो का सबसे फेवरेट वाला शिष्य हुआ वहाँ पर और ऐसा माना जाता है कि सबसे पक्का वाला चेला ये उसका बना। एथेंस में वो रहा वहाँ पर। जब प्लेटो मर गया तो एशिया माइनर, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, एशिया माइनर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम हर्मीज था। तो हर्मीज ने एथेंस से अरस्तू को बुलाया तो अरस्तू यहाँ एथेंस से चला गया एशिया माइनर में, हर्मीज के यहाँ, उसके दरबार में गया। और हर्मीज जो राजा था वो अरस्तू से इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपनी बेटी पिथियास, जिसका नाम था, उससे इसकी शादी कर दी। वहाँ पर ये 3 सालों तक रहा। ये 3 सालों तक वहाँ मस्त से रहा, अपनी पत्नी के साथ में वहाँ पर रहा। फिर इसके बाद में जब वहाँ पर उस राज्य का पतन हो गया, एशिया माइनर में जो हर्मीज का राज था उसका पतन हो गया, तो यहाँ पर फिर से स्टेगिरा यानी मकदूनिया में एक राजा राज्य करता था, फिलिप नाम था उसका। तो फिलिप ने इसे पुनः बुलाया तो ये एशिया माइनर से फिर से कहाँ पहुँच गया? अपने जन्म स्थान पर स्टेगिरा में पहुँच गया, मकदूनिया में पहुँच गया। और मकदूनिया में जो राजा था फिलिप, उसके लड़के का नाम था सिकंदर। सिकंदर की शिक्षा दीक्षा के लिए इसे नियुक्त कर दिया गया, अरस्तू को नियुक्त कर दिया गया। सिकंदर को पढ़ा लिखा कर जब इसने बड़ा कर दिया और जब सिकंदर विश्व विजय के लिए लौट गया, चला गया, तो ये अरस्तू क्या किया? उस जगह को छोड़कर, मकदूनिया को छोड़कर फिर से ये चला गया एथेंस। और एथेंस में इसने अपना एक विद्यालय भी खोला जिसका नाम था लीसियस, और विद्यालय खोला। वहाँ पर इसने बहुत सारा गहन अध्ययन किया, पठन पाठन का कार्य किया और वहीं से रहस्यमयी तरीके से इसकी मौत हो गई। और इस तरह से इसकी मौत हुई कि कुछ लोग मानते हैं कि इसने आत्महत्या किया था, पता नहीं कैसे मरा। तो ये था इसके जीवन के बारे में। देखिए, वैसे तो अरस्तू के बहुत सारे विचार हैं, पर अरस्तू के जो मुख्य विचार हैं उसको हम 4 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, राज्य से संबंधित, यानी कि अरस्तू के राज्य से संबंधित क्या क्या विचार थे। दूसरा, हम लोग समझेंगे कि नागरिकता के बारे में अरस्तू के क्या विचार थे। क्रांति से संबंधित इसने कौन से विचार दिए और दास्ता पर इसके क्या विचार थे। इन 4 पॉइंट में हम लोग इसके विचार को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग राज्य से। देखिए, अरस्तू के राज्य संबंधी विचार को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तू के क्या विचार थे, यानी अरस्तू क्या मानता था कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। अच्छा, यहाँ पर राजनीति शास्त्र को पढ़ते समय राज्य शब्द का जब इस्तेमाल किया जाए तो देखिए, हम लोग सामान्य भाषा में आज के ज़माने में राज्य का मतलब प्रांत लेते हैं। जैसे भारत एक देश है और इस देश में 28 राज्य हैं, यानी कि 28 प्रांत हैं, 28 क्षेत्र में बटा हुआ है ये। राजनीति शास्त्र में राज्य का मतलब देश होगा। जैसे जब मैं राज्य कहूँगा तो जैसे भारत है, अमेरिका है,
चीन है, रूस है, ऐसे ही राज्य, ये सारे के सारे क्या हैं, राज्य हैं। यानी देश बराबर इज इक्वल टू राज्य, यानी कि देश और राज्य समान अर्थ में यहाँ पर लिए जाएंगे। तो अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार थे उसको मैंने दो भाग में बांट दिया है, एक उत्पत्ति और एक आदर्श राज्य। उत्पत्ति के बारे में क्या कहता था कि राज्य कैसे उत्पन्न हुए, तो अरस्तु कहता है देखिए राज्य उत्पन्न नहीं हुआ है, ये स्वाभाविक संस्था है। मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है और उसी का प्रतिफल राज्य है। एक जगह तो इसने ये लिख रखा है कि जो राज्य है ये स्वाभाविक संस्था है और इतनी स्वाभाविक है कि व्यक्ति से पहले ही इसकी संरचना हुई है, यानी व्यक्ति से पहले राज्य की उत्पत्ति हुई है। कहता है कि राज्य ने जब एक संस्था जिसको परिवार कहते हैं उसका जब निर्माण किया तो उसी के साथ ही राज्य की उत्पत्ति हो गई। यानी राज्य को किसी ने निर्माण नहीं किया है, जब व्यक्ति पैदा हुआ पृथ्वी पर तो उसके अंदर जो विवेक था, उस विवेक से जो उसने राजनीतिक क्रियाएं शुरू की तो उन क्रियाओं के साथ ही राज्य की उत्पत्ति हो गई। अरस्तु के हिसाब से आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक राज्य को कैसा होना चाहिए, इसको हम लोग 6 पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि समुद्र के किनारे ना हो, यानी कि राज्य को समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये कहता है अरस्तु कि अगर कोई राज्य समुद्र के किनारे है तो वो व्यापारिक रूप से बहुत सक्रिय होगा, वहाँ पर दूर दूर से लोग लगातार व्यापार करने आएंगे और लगातार व्यापार करने आएंगे तो वहाँ पर उनके आक्रमण का या वो कब्जा ना कर लें इसका खतरा हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए किसी भी राज्य को समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए, जो आदर्श राज्य हो उसे समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर आक्रमण का खतरा और बाहरी लोग आकर उस पर कब्जा न कर लें इसका खतरा हमेशा बना रहेगा। दूसरा, आदर्श राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आदर्श राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आदर्श राज्य का लक्ष्य ये होना चाहिए कि राज्य के प्रत्येक नागरिक नैतिक रूप से बहुत अच्छे हों। यानी कि नैतिक रूप से अच्छा होने का मतलब क्या हो, राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको इस तरह से शिक्षित किया जाए कि उन सब में विनम्रता, दया और प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हो, यानी वो नैतिक रूप से महान हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है जो डिग्रियां बहुत ज़्यादा रखते हैं पर उतने ही बड़े क्रूर टाइप के हैं, भुतहा टाइप के लोग हैं। और ऐसे भी लोगों को देखा गया है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उनके प्रेम में एक रस, मतलब उनके बातों में एक रस झलकता है, रहता है, और भी बहुत सारे विनम्र होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। अरस्तु कहता है कि आदर्श राज्य वह है जिसके अंदर रहने वाले सभी नागरिक विनम्र हों, नैतिक रूप से महान हों। इस तरह से वहाँ पर शिक्षित किया जाना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति है ना, आइंस्टीन ने शिक्षा का एक बहुत अच्छा सा परिभाषा दिया है। उसने क्या कहा है कि देखिए, हम स्कूलों में जितनी चीज़ें पढ़ते हैं उन सब को भूलने के बाद जो बचा रह जाता है वो शिक्षा है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक IAS बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, DM बनने के लिए एक व्यक्ति मोहम्मद गौरी कब आया, बाबर कब आया, ये कब हुआ, वो कब हुआ, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत रखता है। फिर उन नियमों, सिद्धांतों और सारे के सारे चीज़ों को, इतिहास को लिख कर वो IAS बन जाता है। IAS की नौकरी 10 साल करने के बाद क्या उसे सारी चीज़ें याद रहती हैं? याद नहीं रहती, सारी चीज़ें याद नहीं रह जाती। फिर भी जो बचा रह जाता है, उन सबको भूलने के बाद जो बचा रह जाता है वो शिक्षा है। यानी जो नैतिकता, जो विनम्रता का भाव बचा रह जाता है वो क्या है, वो असली शिक्षा है। तो अरस्तु क्या कहता है, कहता है आदर्श राज्य किसे कहते हैं, जहाँ पर लोग सब के सब नैतिक हों, नैतिक रूप से महान हों, उसे आदर्श राज्य कहते हैं। तीसरा, आदर्श राज्य की और कौन सी खास बात होनी चाहिए, राज्य पूर्णतः आत्मनिर्भर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि राज्य पूर्णतः आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक राज्य है, उस राज्य में कोई खेती करता है, अनाज उत्पन्न करता है, कोई दूसरा है वो क्या करता है, वस्त्र उद्योग करता है, वस्त्र बनाता है, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी उद्योग करता है। इस तरह से उसी राज्य में सारे के सारे लोग अपने ज़रूरत की सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं और फिर एक दूसरे से अदला बदली करके फिर क्या करते हैं, सबके सब अपनी ज़रूरतें पूरा कर लेते हैं। जैसे जो अनाज उत्पन्न करता है वो अनाज देगा कपड़ा उद्योग वाले को और उससे कपड़ा ले लेगा, फिर इसका कपड़े का भी ज़रूरत पूरा हो गया और भोजन तो इसके पास है ही। इसने इलेक्ट्रिसिटी वाले को दिया अपना अनाज, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। तो इस तरह से एक राज्य ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति के जीवन में जितनी ज़रूरतें होती हैं
उन ज़रूरतों को पूरी करने वाली चीज़ें राज्य के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इस तरह से राज्य पूर्णतः आत्मनिर्भर होना चाहिए। तीसरा है मध्यम मार्ग। ये मध्यम मार्ग क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना के लिए यानी आदर्श राज्य में मध्यम मार्ग का क्या सिद्धांत है? मध्यम मार्ग का सिद्धांत ये है कि आदर्श राज्य में राजा कौन हो, कौन राज्य करे। अरस्तु का गुरु जो था प्लेटो, वो कहता था कि एक व्यक्ति ऐसा करे कि वो 36 साल की उम्र तक जब लगातार पढ़ाई करे, लगातार चिंतन करे, तब वो सामान्य नागरिक बनने लायक होता है। और जब 51 साल तक पढ़ाई कर ले तो 51 साल तक गहन चिंतन करने के बाद तब वो ऐसा बनेगा जो राजा बन सकता है। यानी कि अरस्तु का जो गुरु था प्लेटो, वो कहता था कि राजा दार्शनिक होना चाहिए, महान बुद्धि का होना चाहिए। 51 साल जो पढ़ाई करेगा लगातार वो राजा बनने के लायक होगा। ये कहता है अरस्तु। क्या कहता है अरस्तु? कहता है कि देखिए, पढ़ना लिखना ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। क्या होगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो भी राजा नहीं बन सकता, क्योंकि जो अमीर होगा, ये अरस्तु कह रहा है कि अरस्तु क्या कहता है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होगा, बहुत ज़्यादा अत्याचारी होगा, क्योंकि उसने कभी दुख देखा ही नहीं, तभी तो वो अमीर है। और जिसने दुख को कभी अनुभव नहीं किया वो सामान्य जनता के दुखों को कैसे समझ पाएगा। इसलिए जो बहुत अमीर होगा वो आदर्श राज्य का राजा नहीं होगा। जो बहुत गरीब होगा, अरस्तु कहता है कि वो बहुत लालची होगा, क्योंकि उसने धन देखा नहीं, अचानक से वो धन देखेगा तो वो लालच में अपना ही घर भरने पर लगा रहेगा। और बाद में जब उसके पास धन आएगा तो उसके अंदर अहंकार का भाव आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो गरीब था, अचानक से पैसा आया तो अहंकार बढ़ जाएगा उसके अंदर, घमंड आ जाएगा उसके अंदर, लालच आएगा उसके अंदर। तो इस वजह से जो बहुत अमीर है वो भी राजा नहीं बन सकता, जो गरीब है वो भी राजा नहीं बन सकता। जो मध्यम आय वाला व्यक्ति है वो क्या होगा, आदर्श राज्य पर राज करेगा। ये अरस्तु के विचार थे। तीसरा है धन का सार्वजनिक उपयोग। अरस्तु कहता है कि आदर्श राज्य में किसी के पास धन है तो रहे, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा धन कमा लिया तो उस पर उसका एकाधिकार नहीं हो गया। वो धन रखे, अपनी सुविधाओं के लिए रखे, पर उसका उपयोग सामान्य जीवन को सुधारने के लिए, सामान्य लोगों के जीवन को सुधारने के लिए उसमें लगाना पड़ेगा उसे लगातार। विधि सर्वोच्च। देखिए, इसका जो गुरु था प्लेटो, वो कहता था कि हमारे राज्य में जो राजा होगा वो दार्शनिक होगा, सर्वज्ञाता होगा, सब कुछ जानने वाला होगा। इसलिए जो वो कहेगा वही कानून होगा, और वो क्या होगा, निरंकुश होगा, उस पर कोई अंकुश नहीं लगेगा, सबसे महान होगा दार्शनिक राजा। ये इसका गुरु कहता था प्लेटो। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि एक व्यक्ति की समझदारी से एक समूह की समझदारी सदैव बेहतर होती है। विधि मतलब संविधान। अब कोई विधि बनाएगा, संविधान बनेगा, तो कई लोग मिलकर बुद्धि लगाकर उसे बनाएंगे। फिर समय समय पर उसमें संशोधन होगा, नए नए लोग आएंगे, अपने अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसमें संशोधन करेंगे। यानी कि एक संविधान जो बनता है वो कई लोगों की बुद्धि लगकर तब बनती है। और अरस्तु मानता है कि कई लोगों की बुद्धि हमेशा एक आदमी के बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। एक व्यक्ति कितना भी सावधान होकर निर्णय करे, उसके निर्णय में कहीं ना कोई कमी रह जाएगी। तो इस तरह से कहता है। यानी कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, तो आपको मैंने 6 पॉइंट में समझा दिया। अब चलिए हम लोग समझते हैं नागरिकता के बारे में। अरस्तु नागरिक किसे मानता है, तो किसको मानता है? इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई जो राज्य के लिए आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से कोई भी भागीदारी नहीं निभाता वो नागरिक नहीं है। बहुत सिंपल सा इसका फंडा। देखिए, जैसे कहता है कि संपत्ति विहीन अगर कोई है तो संपत्ति विहीन होगा तो अपना खुद का ही वो निर्माण नहीं कर पाएगा, अपना खुद का ही ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो वो राज्य के लिए क्या करेगा? यानी अगर कोई व्यक्ति संपत्ति विहीन है तो वो नागरिक नहीं है, अरस्तु कहता है। दूसरा, दास। दास के बारे में तो अरस्तु ने बहुत ही विस्तार से लिख रखा है। इसने कहा है कि देखिए, जो दास होता है ये मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, ये अपना ही नहीं है, इसके मस्तिष्क, इसके शरीर पर ही अपना आधिपत्य नहीं है, ये दूसरे के अंडर में रहता है, तो इसलिए ये भी नागरिक नहीं है। तीसरा, श्रमिक। अगर कोई श्रमिक है तो इसे देश के लिए काम करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, इसलिए नागरिक नहीं है। जो भी व्यक्ति देश के लिए सामने से आकर पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करे, अपना योगदान दे, वही नागरिक है। अगर कोई देश में रह रहा है
और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी सहभागिता नहीं रखता तो वो नागरिक नहीं है, ये अरस्तु कहता है। जैसे वृद्ध है, कोई बुढ़ा हो गया है, अब बुढ़ा हो गया तो ये बेचारा क्या करेगा, तो इसलिए ये भी नागरिक नहीं है। नशेड़ी, ये अपने में ही लीन रहता है हमेशा, तो कहाँ से नागरिक हो पाएगा। बच्चे और महिलाएं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरस्तु कह रहा है। बच्चे और महिलाएं जो हैं ये दोनों के दोनों नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास बुद्धि ही नहीं होता। ना महिलाओं के पास बुद्धि होता है, ना बच्चों के पास बुद्धि होता है, इसलिए नागरिक ये नहीं हो सकते। ये अरस्तु कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरस्तु ने क्रांति के कारण को बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से बता रखा है, पर जो इसने मुख्य 3 बातें बता रखी है वो मैं बताता हूँ आप सबको। देखिए, किसी भी देश में क्रांति का जो मुख्य कारण होता है वो होता है असमानता। असमानता मतलब किसी को ज़्यादा अधिकार दिया जाए, किसी को कम अधिकार दिया जाए। तो जिसको कम अधिकार दिया जाएगा, जिस वर्ग को कम अधिकार दिया जाएगा, वो वर्ग अपने अधिकारों के लिए क्रांति कर सकती है। तो असमानता क्रांति का एक कारण है। दूसरा कारण है अन्याय, मतलब कि जैसे कोई देश है, उस देश में जो बहुत कम जानने वाले लोग हैं, जो योग्य नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो लोग योग्य हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। तो जो योग्य हैं वो लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। यानी अन्याय क्या करता है, क्रांति का कारण बनता है। दूसरा, शासकों की धृष्टता, यानी शासक अपनी जिम्मेदारी भूलकर अपने मदिरापान में, सुरा सौंदर्य में अगर व्यस्त हो जाते हैं तो वहाँ की जनता क्रांति कर देती है, ये कारण है। तीसरा है भय। जब किसी देश का राजा अपनी जनता को बहुत ज़्यादा डराता है, धमकाता है, उन्हें मारता है, तो जनता भय की वजह से क्रांति करने पर विवश हो जाती है। एक कहावत है, बहुत अच्छी सी लाइन है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा डराएंगे तो एक निश्चित समय के बाद वो हमारे विरुद्ध में खड़ा होने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर हम किसी को डराते हैं, बहुत ज़्यादा धमकाते हैं, तो इसका मतलब हम उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हमारे विरुद्ध में कुछ बोल दे। ठीक बात है। तो ये होता है क्रांति का 3 कारण। अब इसको रोकने का उपाय भी इसने बता रखा है, राजा को क्या क्या करना चाहिए ताकि उनकी जनता क्रांति ना करे। तो इसके उपाय इसने क्या बताए हैं। सबसे पहला उपाय बताया कि देखो राजा साहब, अगर आप अपनी शासन सत्ता चलाना चाहते हैं तो हमेशा जनता पर बाहरी आक्रमण का भय बना कर रखिए। हमेशा पूरी जनता को ये डरा कर रखिए कि बगल का जो पड़ोसी है हमारा, वो हम पर आक्रमण करने वाला है, ऐसा तनाव चल रहा है, वैसा चल रहा है। इस तरह से जनता में जब तनाव बनाते हैं, बाहरी आक्रमण का भय जब जनता को दिखाते हैं, तो जनता आपस में सौहार्द के भाव में आ जाती है, उसके अंदर राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रांति नहीं करते। दूसरा है शासन के अनुकूल शिक्षा। अगर किसी राजा को चाहता है कि वो क्रांति ना करे, उसकी जनता क्रांति ना करे, तो उस अपनी जनता को इस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए, इस प्रकार से विद्यालय खोलने चाहिए और उस विद्यालय में ऐसी शिक्षा दिलवानी चाहिए ताकि जो जनता है वो पूरी तरह से उस शासन व्यवस्था में ढल जाए जिस शासन व्यवस्था को शासक बनाए रखना चाहता है। इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है जासूस। राजा को हमेशा जासूस लगाए रखना चाहिए। पूरे राज्य में क्या क्या चल रहा है, जनता कौन सा प्लान बना रही है, क्या कर रही है, कौन सी योजनाएं चल रही है, सब कुछ राजा को पता होते रहना चाहिए। जासूस अक्सर महिला जासूस होने चाहिए, इस तरह से इसने बना रखा है। और तीसरा सद्भाव, यानी कि राजा को हमेशा अपने जनता को पर सद्भाव यानी कि प्रेम दिखाना चाहिए। यानी कि राजा को ऐसे दिखावा करना चाहिए कि वो जनता को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। इस तरह से उसे राजा को दिखावा करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्रांति टल जाएगा। राजा को हमेशा प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये 4 मुख्य उपाय हैं क्रांति रोकने के। अब चौथा है दास्ता। जो अरस्तु है, ये अरस्तु कहता है कि दास्ता ठीक प्रथा है, यानी दास प्रथा उचित है। उचित मानता है, किस वेश पर उचित मानता है, वो कहता है कि समाज में जो ग्रस्त है, किसी रोग से ग्रस्त है, किसी पीड़ा से ग्रस्त है, जो बुद्धिहीन है, वो अगर किसी का दास बन जाए तो इसमें उसकी ही सुरक्षा है, वो सुरक्षित रहेगा उसके अंडर में, क्योंकि अब वो अपनी बुद्धि से नहीं चलेगा, वो जिसके अंडर में है उसकी बुद्धि से चलेगा। इसलिए अगर कोई भयग्रस्त है, पीड़ाग्रस्त है, या मस्तिष्क से हीन है, या शारीरिक रूप से हीन है, तो उसे दास बन जाना चाहिए। और दास बनते ही क्या होगा, वो दूसरे के अंडर में हो जाएगा। और दास का परिभाषा क्या बताता है
कहता है अरस्तु कि दास वह है जो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, वो वस्तु है, एक पदार्थ है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसकी अपनी बुद्धि नहीं है, उसके पास बुद्धि है, शरीर है, पर उसका अधिकार नहीं है, अपनी बुद्धि अपनी शरीर पर ही जिसका अधिकार नहीं होता वो दास होता है। तो इस तरह से दास का परिभाषा बताता है और दास को उचित भी ठहराता है अरस्तु। तो ये अरस्तु के कुछ विचार मैंने आप सबके सामने रख दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।